हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं हूं अभी वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है फिजिक्स इंटरटेन। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का भी है जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये अक्सर एग्जामिनेशन में आता रहा है। आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिएगा तो पता चलेगा कि अक्सर 1 या 2 साल में गैपिंग करके ये अक्सर पूछता रहा है। तो इसके बारे में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे ताकि घर पे बैठकर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ये एक अरेंजमेंट है, ये रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है जिसमें 4 रेजिस्टेंस नोन होते हैं, 4 रेजिस्टेंस होते हैं और इसमें 3 का वैल्यू फाइंड होता है और एक जो होता है अननोन होता है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो दिमाग में आ रही है क्या क्या बोल गया, तो बात समझ में तो आ नहीं रही है। तो यहाँ पे पहले समझते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक अरेंजमेंट कर रहे हैं 4 रेजिस्टेंस का। ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें 4 रजिस्टर है, देख ही रहे हैं। ठीक है, P, Q, R एंड S। इन चारों को देख रहे हैं कि वायर के माध्यम से A, B, C और D पे एक दूसरे से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। कितने रजिस्टर हैं? ठीक है, 4, और इनके रजिस्टेंस हमने माने हैं P, Q, R एंड S। इसको अकॉर्डिंग टू फिगर क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर G होता है जिसको कनेक्ट किया गया है वायर के माध्यम से, और यहाँ पे वायर के माध्यम से ही एक सेल को हम कनेक्ट करते हैं। जब सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट का फ्लो होता है। तो मान लो इसमें करंट का फ्लो हो रहा है I, और यहाँ से इस तरह से जाएगा, फिर करंट इधर से मिलेगा। इसमें अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में पूरा क्लियर होगा। अभी खाली समझ लो कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो रजिस्टेंस का अरेंजमेंट है। रजिस्टर का अरेंजमेंट है जिसमें 4 रजिस्टर्स हैं, जिसमें 3 की वैल्यू फाइंड होती है, नोन होती है, और एक अननोन होती है जिसको हमको फाइंड करना होता है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, ठीक, कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है। तो लिखेंगे इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट of 4 registers. It is an arrangement of 4 registers in which there are three known but 1 अननोन, जिसमें क्या होता है 3। देखो, इट इज़ एन अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट है ऑफ 4 रजिस्टर्स, 4 रजिस्टर का। ठीक है, इन विच देयर आर 3 नोन, जिसमें 3 नोन होते हैं बट 1 अननोन, एंड वी हैव टू फाइंड the value of unknown registers, अननोन रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर जिसमें हमको अननोन रजिस्टर्स की वैल्यू क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। ठीक है, याद रखना है कि 4 रजिस्टर्स हैं जिसमें 3 की वैल्यू नोन है, एक अननोन है। तो चौथा जो अननोन है उसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसमें हम मानते हैं कि लेट P, Q, R एंड S आर 4 रजिस्टर्स। क्या रजिस्टेंस लिखते हैं, 4 रेजिस्टेंस ऑफ registers in which P, Q, R
are known and S is unknown, then according to Wheatstone P by Q इक्वल टू R by S। अब इसी को हमको प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो फिर से समझिए, इसमें 4 रजिस्टर्स हैं जिसके रेजिस्टेंस P Q R S हैं। इसको अकॉर्डिंग टू फिगर अरेंज किया होता है, जिसमें P Q R की वैल्यू फाइंड है और ये S अनफाइंड है जिसको हमको फाइंड करना है। और अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज P by Q और R by S आता है। तो ये कैसे आता है इसको हम लोग वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे, उसका प्रूफ पढ़ेंगे। तो चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले इसको मिटा दूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। ये तो स्क्रीनशॉट हो गया ना मेरे भाई, चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है ताकि क्लास में हर बात याद हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले फिगर बना देते हैं फिर से, ताकि समझाने में सुविधा हो हमको। ये जो है एक व्यवस्था है, मैंने बताया था, एक अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें यहाँ P Q R S 4 रजिस्टेंसेज हैं। इसमें 4 रजिस्टेंस हैं, ठीक है, जिसको A B C D पॉइंट पे एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है। इसमें एक सेल लेते हैं, सेल का पॉजिटिव जो है, ये बड़ी लकीर पॉजिटिव, छोटी लकीर निगेटिव। पॉजिटिव को A से और निगेटिव को C से कनेक्ट किया गया है। जब आप कनेक्ट करिएगा, ठीक है, तब ये क्या होगा, करंट का फ्लो होने लगेगा। तब मान लो कि इस वायर में, इस तार में करंट का फ्लो हो रहा है I। यहाँ से करंट जाता है और यहाँ A पे पहुँचता है। ध्यान से इसको समझिएगा ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ से करंट का फ्लो हुआ और यहाँ पहुँचा A पे। A पे जब पहुँचा तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं जाने के लिए, एक P रेजिस्टेंस से जा सकता है, एक R रेजिस्टेंस से जा सकता है। तो P रेजिस्टेंस से, थोड़ा सा इसको यहाँ पे बना दूँगा और आगे, P रेजिस्टेंस से मान लो कि I1 करंट का फ्लो हो रहा है। यहाँ से यहाँ पे कितना पहुँचा था, I करंट, ये करंट यहाँ पे कितना है I, और यहाँ से निकल गया I1, तो इधर बचा कितना, तो I माइनस I1, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ से करंट यहाँ पहुँचा I, तो यहाँ से करंट यहाँ पे I है, तो ये 2 रास्ते हैं, एक P से जा सकता है, एक R से जा सकता है। रजिस्टेंस अलग अलग है, यहाँ पर रेजिस्टेंस P है, यहाँ पे R है, एक ही नहीं है। तो एक ही रहता तो मैं एक ही लिखता, इसको भी P, इसको भी P, लेकिन अलग अलग है। तो इसमें क्या किया कि I1 करंट का फ्लो कराया, तो बचा हुआ करंट का फ्लो इधर होगा, ठीक है। तो I करंट में से I1 निकल गया और बचा हुआ जो करंट है इधर आया, I माइनस I1। I1 करंट कहाँ पहुँचता है, B पॉइंट पे। तो यहाँ पर भी देखो, ये I1 करंट कहाँ पहुँचा, यहाँ से चल के यहाँ पे। तो यहाँ पर भी 2 रास्ते बट गए, ठीक है। तो मान लो कि गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो हो रहा है IG, कितना, IG। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। करंट का फ्लो हो रहा है इसमें से IG, पहुँचा कितना था यहाँ पे, यहाँ से पहुँच के यहाँ I1 था, इधर से IG निकल गया, तो बचा हुआ करंट कितना, तो हो जाएगा I1 माइनस IG। बचा हुआ करंट हो गया I1 माइनस IG। अब यहाँ से IG करंट पहुँचता है D पॉइंट पे, IG करंट D पॉइंट पे, और एरो का साइन यहाँ देखो, और I माइनस I1 करंट भी पहुँचेगा D पे। यहाँ एरो का साइन दो, देखो D पे पहुँचा, यहाँ एरो का साइन देखो, ये भी D पे पहुँचेगा। तो दोनों यहाँ मिलेंगे और मिलकर इनका फ्लो इसमें होगा। तो ये करंट और ये करंट यहाँ आके मिलेगा, मिलने के बाद यहाँ फ्लो होगा। तो कितना हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG। अब यहाँ से ये करंट पहुँचेगा यहाँ पे,
यहाँ पे पहुँचेगा और ये करंट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। इसका मतलब हुआ कि Q में जो करंट का फ्लो हो रहा है, S के थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है, दोनों करंट कहाँ पे पहुँचेगा, C पॉइंट पे, ठीक है। तो मिलेगा और फिर इधर करंट का फ्लो होगा। तो चलो इसको मिलाते हैं, इसको मिलाओ, I माइनस I1 प्लस IG ये, और इधर का करंट जुड़ेगा। तो चलो ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, कितना बचा I। इसका मतलब हुआ कि पुनः करंट I का फ्लो होता है। चला था I और इधर जाने के बाद जो एग्रीगेट C पे मिला, ठीक है, वो कितना मिला I। मतलब करंट का फ्लो जो हो रहा है इनपुट में I और आउटपुट में भी I हो रहा है। ये तो बात समझ में आ गई। अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो तुम अपने से यहाँ पे कुछ अमाउंट मानकर समझ सकते हो। जैसे मान लो कि 20 एम्पियर, 20 एम्पियर, 20 एम्पियर का करंट फ्लो, यहाँ 20 एम्पियर आया, इसमें से 4 एम्पियर इधर निकल गया मान लो, तो इधर कितना बचा, 16 एम्पियर। अरे 20 यहाँ पहुँचा, 4 इधर निकल गया तो 16 बचेगा ना। 4 यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, फिर 1 एम्पियर इधर निकल गया इधर, तो चाहे इधर ही निकालो, पहले 1 एम्पियर इधर निकल गया इधर, तो 3 एम्पियर इसमें जाएगा। 4 यहाँ पहुँचा, 1 इधर चला गया तो 3 एम्पियर इसमें जाएगा, और 1 और इधर से कितना आ रहा था, 16, तो 1 और 16 मिलकर कितना हुआ, 17 एम्पियर। 17 एम्पियर यहाँ पहुँचेगा, 3 एम्पियर यहाँ पहुँचेगा, 20 एम्पियर फिर बनाएगा। मतलब जितना से चला उतना ही पहुँच गया, ठीक है। इस तरीके से भी करके आप बढ़िया तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये मैं डिलीट कर दूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए अभी मैंने बताया था। अब हमको लाना कितना है, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज हमको चाहिए P/Q इक्वल टू R/S। हमको इतना लाना होगा। एक तरह से समझो कि ये प्रूफ है, ठीक है। इतना लाने के लिए ये प्रूफ हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। इतना हमको लाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ एक डिवाइडर खींचते हैं ताकि हमारा इतना में काम हो पाए। देखिए अब यहाँ पे हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ का हम यहाँ पे यूज करेंगे। थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखना होगा। अब सबसे पहले इन क्लोज्ड लूप ABDA, ठीक है, ABDA ये क्लोज लूप है, ठीक है। लूप का मतलब होता है घेरा, ठीक है। लूप का मतलब क्या होता है, घेरा। तो ABDA आपको जो दिख रहा है, देखो यहाँ पर 2 क्लोज लूप बन रहे हैं, एक ABDA और दूसरा BCDB। ABDA BCDB ये दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है ना, और फिर ये ऐसे दिख रहा होगा आपको। तो 2 क्लोज लूप बनते हैं। तो इसमें हम बताए थे वेक्टर एक प्रोसेस होता है, उसमें DB बिठाए हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपके दिमाग में ना हो तो समझ लीजिए। जैसे इसमें क्या किया जाता है कि जैसे यहाँ पे एरो का साइन इधर गया, एरो का साइन इधर गया और ये एरो टकराया, तो इसका प्लस इसका इक्वल टू ये। समझ में आ रही है बात। कहने का मतलब है कि एरो और उसके आगे एक और एरो और दूसरा एरो से एरो टकराया, तो टकराने वाला को एक तरफ और दोनों को जोड़ कर एक तरफ लिखेंगे। जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो C इक्वल टू A प्लस B, इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। ये रिजल्टेंट में पढ़ाया जा चुका है, तो मैं ज़्यादा इसमें समय नहीं दूंगा ताकि आपको बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ देखो एरो का साइन इस तरीके से है, एरो का साइन इस तरीके से है, और ये एरो अकेले टकरा रहा है। तो अकेले जो टकराएगा तो B प्लस A ऐसे ही ना जा रहा है, तो B प्लस A इक्वल टू हो गया C। सिर्फ समझो कि 2 एरो जहाँ टकराएंगे, दोनों में से एक एरो को हम एक तरफ लिखेंगे और किसको दूसरे को दूसरे तरफ लिखेंगे। लेकिन जो एरो के पीछे एक एरो जुड़ा होगा उसमें दूसरे एरो को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे C और B आपस में टक्कर हो रही है, टकरा रहे हैं, तो C को एक तरफ लिखा और B को एक तरफ लिखा, लेकिन B के पीछे एक A लगा हुआ है तो इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। उसी प्रकार से देखो A और C आपस में टकरा रहे हैं यहाँ पे, तो A को एक तरफ लिखा और C को दूसरी तरफ लिखा, लेकिन A के पीछे B भी है तो B प्लस A लिख दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग में ये प्रोसेस रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं क्लोज लूप किसमें, इन क्लोज्ड लूप ABDA, यहाँ से लिखूँ, इन क्लोज्ड लूप
ABDA, क्लोज्ड लूप ABDA में, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे एरो का साइन, ये देखो एक ये एरो, एक ये एरो, एक ये एरो, तो देखो यहाँ पे ये एरो आपस में टकरा रहे हैं। अब इधर नहीं देखना है, जब इधर की बात हो रही है तो आपको इधर नहीं देखना है। तो यहाँ देखो तो ये एरो और ये एरो आकर यहाँ आपस में टकराया, ये दोनों एरो आकर आपस में यहाँ पे टक्कर हो रही है, एक ये और एक ये, और इसके पीछे एक एरो यहाँ पे है। इसका मतलब ये और ये ऐड होगा और ये अकेले रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, रेजिस्टेंस में करंट का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसका क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। हमको पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है, और करंट का जो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है इसमें हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले फिर से समझो, यहाँ पे एक एरो, यहाँ पे दूसरा एरो, यहाँ पे थर्ड एरो, दो एरो यहाँ पे टकरा रहे हैं। तो ये और ये को हम इक्वल में करेंगे और इसके पीछे दूसरा एरो है तो इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो तो R इंटू आई माइनस I1, R इंटू आई माइनस I1 इक्वल टू, ये क्या हो गया, IG इंटू जी, और यहाँ पे इसके पीछे ऐड होगा, यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस P और करंट क्या है I1। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, एक चीज़ याद रखना है, यहाँ जब भी गैल्वेनोमीटर में, अगर गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन ना हो, गैल्वेनोमीटर में कोई सुई है जो वो कंपित ना हो, वो हिले नहीं, वाइब्रेट ना करे, तो समझना चाहिए कि ये बैलेंस पोजीशन में है। तो बैलेंस पोजीशन में IG की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। याद रखना है, इन बैलेंस पोजीशन, संतुलन की स्थिति में, बैलेंस की पोजीशन में IG की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो लिखेंगे इन बैलेंस पोजीशन, इन बैलेंस पोजीशन IG इक्वल टू 0, ठीक है। IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो तो फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू रखेंगे, R का R हो गया, यहाँ पे क्या है I माइनस I1, थोड़ा और ऊपर लिखूँ ठीक रहेगा, है ना, ऊपर दिखाई देगा I माइनस I1, थोड़ा सा देख लूँ ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलो दिखाई दे रही है, ठीक है। I माइनस I1 और उसके बाद क्या है, इक्वल टू का साइन देंगे, फिर देखो IG इंटू जी, तो IG की वैल्यू 0 हो गई और G का G हो जाएगा, अब प्लस P इंटू I1। तो 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू तो 0 हो जाता है, तो लिखेंगे R I माइनस I1 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, P इंटू I1, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब ये इसका काम ख़त्म हो गया। अब ये दूसरे का काम हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दूसरे क्लोज लूप में। तो लिखेंगे इन क्लोज्ड लूप, इन क्लोज्ड लूप BDCB, ठीक है, BDCB में आते हैं। तो यहाँ पे देखो एरो का साइन 3 है, एक ये एरो है, एक ये एरो है, एक ये एरो है। यहाँ पे ये एरो और ये एरो टकरा रहे हैं, ये तो टकरा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये इधर जा रही है, इसके पीछे ये आ रही है, तो टक्कर नहीं होगी। ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, टकराएगा, तो ये और ये बराबर में चले जाएंगे। लेकिन इसके पीछे एक आ रहा है तो इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं Q इंटू आई माइनस IG इक्वल टू, ये होगा S इंटू आई माइनस I1 प्लस IG, और प्लस क्या होगा IG इंटू जी, ठीक है। ये तो बात समझ, देखो अगर कभी, रुको थोड़ा सा उधर लास्ट में हो गया, शुरू से लिखने दो इसको, यहाँ से तो ठीक दिखाई देगा, थोड़ा और इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाए, देखो यहाँ पे एरो टकरा रहा है तो ये और ये इक्वल में जाएगा, तो लिखेंगे I1 माइनस IG इंटू Q, करेंट इंटू रेजिस्टेंस इक्वल टू, करेंट क्या है I माइनस I1 प्लस IG और इंटू S प्लस, इसके पीछे एक आ रहा है तो लिखेंगे IG इंटू जी। अब क्या होगा कि बैलेंस पोजीशन में, ठीक है, इन बैलेंस पोजीशन, इन बैलेंस पोजीशन
तो बैलेंस पोजीशन में क्या होगा, IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बैलेंस पोजीशन में लिखेंगे IG की वैल्यू 0, तो यहाँ वैल्यू पुट करो तो हो जाएगा I1 माइनस 0 इंटू क्यूब इक्वल टू I माइनस I1 इसके वैल्यू 0 इंटू S प्लस IG की वैल्यू 0 इंटू G। तो ये तो आ गया कितना, I1 इंटू क्यू I माइनस I1 इंटू S और 0 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम ये तो 0 ख़त्म हो गया, तो I1 क्यू I माइनस I1 इंटू S इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब हम क्या लिखेंगे, अब इसमें डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, यहीं पे लिख दूँ। सो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। P इंटू I1, ये LHS RHS को LHS में लिख दिया और ये हो गया RHS इक्वेशन फर्स्ट। मैंने कुछ किया नहीं है, इसको यहाँ पे लिख दिया और इसको इधर साइड में लिख दिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से हम डिवाइड करेंगे, तो LHS बाई LHS और RHS बाई RHS। तो क्या लिखेंगे, P इंटू I1 अपॉन, ब्रैकेट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, P इंटू I1 अपॉन LHS बाई LHS। देखो यहाँ पे कितना है, I1 इंटू क्यू इक्वल टू ये क्या हो गया, R I माइनस I1 अपॉन ये क्या हो गया, I माइनस I1 इंटू S, I माइनस I1 इंटू S। अब यहाँ I1 से I1 कैंसिल हो गया, I माइनस I1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, तो बचा यहाँ पे P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। यही तो लाना था। इसमें कौन सा रेजिस्टेंस, मान लो कि ये अननोन हो गया, S अगर अननोन है तो S को अलग रख के बाकी सबको एक तरफ भेज दो, ठीक है। सो S इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर भेज सकते हैं आप, चाहे इसको S को इधर ला दो, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, ये हो जाएगा Q बाई P और इंटू R। मतलब तीनों के वैल्यू अगर फाइंड हो तो तीनों के वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। देखो Q यहाँ पे चला गया, P इसके अपॉन में आ गया, S इधर आ गया। इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बात तो पता चल गई होगी, अब बात समझ में, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेक्चर के लिए। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।